देखिए यहाँ पर क्या है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हस्ताक्षरित वर्साय की संधि ने जर्मनी को तबाह कर दिया, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हस्ताक्षरित वर्साय की संधि ने जर्मनी को तबाह कर दिया, क्योंकि जर्मनी ने उपनिवेश खो दिया। क्षतिपूर्ति की राशि अत्यधिक थी, करोड़ों रुपया। इसे असैनिकरण कर दिया, यानी कि जर्मनी की जो सैन्य संगठन थी उसे भंग कर दिया गया। तो ए बी सी तीनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब यहां पर हम देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध में ऐसा कौन सा चीज हम देखें जो एग्जाम में पूछ दे। तो यहाँ पर दो बात याद रखना है, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ और प्रथम विश्व समाप्त कब हुआ, एक कारण। दूसरा चीज देखेंगे हम, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। फिर हम बात करेंगे ये वर्साय की संधि क्या थी और कब हुई। इतना चीज पर अगर हम बहस कर लेते हैं तो फिर एक भी क्वेश्चन भागेगा नहीं। आराम से आइए, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था। देखो यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध, घबराओ मत, घबराता काहे रे, ऊपर वाला है ना। अरे ऊपर वाला है ना, तुम तकदीर अच्छा रहने पर आदमी हवाई जहाज से कूद जाता है और बच जाता है। इसलिए बच गया क्योंकि उसका तकदीर अच्छा था। तो तुम्हारे तकदीर में अच्छा लिखा हुआ है, इसलिए एक मोबाइल के सामने बैठे हुए हो, काय घबराते हो। अब देखो प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था। देखो यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ प्रारंभ 28 जुलाई 1914 ईस्वी। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ था, कब हुआ था। 11 नवंबर 1918 ईस्वी। ठीक, ये सब केतबो रटने की चीज नहीं है, ये बार बार देखने की चीज है। अब देखो तत्कालिक कारण क्या था प्रथम विश्व युद्ध का। तत्कालिक कारण, तत्कालिक कारण किस कारण को कहते हैं, जिस कारण के आते ही संघर्ष की शुरुआत हो जाए। तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। प्रथम विश्व युद्ध के समय, प्रथम विश्व युद्ध के समय, प्रथम विश्व युद्ध के समय समय जर्मन मोर्चे से, जर्मन मोर्चे से रूस की हार, रूस की हार। अब प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। तत्कालिक कारण में यह देना, ऑस्ट्रिया के राजकुमार, ऑस्ट्रिया के राजकुमार, ऑस्ट्रिया के राजकुमार, राजकुमार जॉर्ज फर्डिनेंड की हत्या, जॉर्ज फर्डिनेंड की हत्या, की हत्या बोस्निया की राजधानी, बोस्निया की राजधानी 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 सेराजेवो में होना, सेराजेवो में होना, सेराजेवो में होना। ठीक है, अब देखिए यहां पर वर्साय की संधि कब हुई थी। 28 जून 1919 ईस्वी। और ये वर्साय की संधि किस देश के साथ हुई, जर्मनी के साथ हुई थी। और वर्साय की संधि के तहत किस युद्ध की समाप्ति हुई, तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति। इस प्रकार हम कह सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध का समय माना जाता है 28 जुलाई 1914। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था
28 जुलाई 1914 ईस्वी को तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी 11 नवंबर 1918 ईस्वी को। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध का समय माना जाता है 1914 से 1918 ईस्वी। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण माना जाता है ऑस्ट्रिया के राजकुमार जॉर्ज फर्डिनेंड की हत्या बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में होना। इस हत्या के लिए ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को उत्तरदायी ठहराया। कहा, सर्बिया तुमने हमारे देश के राजकुमार की हत्या क्यों किया? इसका जवाब 24 घंटे के अंदर दो, वरना तुम्हारे देश की धरती पर घुसकर इतना बम मारेंगे कि पूरा शहर धूं धूं जल जाएगा। इस प्रकार ये कहकर ऑस्ट्रिया घड़ी देखने लगा और 24 घंटे का समय बीत जाने के बाद भी सर्बिया कोई जवाब नहीं दिया तो ऑस्ट्रिया ने सर्बिया की धरती पर खाया अटैक। इस आक्रमण के साथ ही जिस युद्ध की शुरुआत हुई इसे हम प्रथम विश्व युद्ध के नाम जानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के समय मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को पराजित करके उसे एक संधि करने के लिए बाध्य किया था, जिसे हम वर्साय की संधि के नाम जानते हैं। इस प्रकार वर्साय की संधि का समय माना जाता है 28 जून 1919 ईस्वी को। वर्साय की संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी और यह संधि जर्मनी की धरती के साथ हुई थी। अब यहाँ पर क्या है, यूरोपीय राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रतीकात्मक शब्दावलियों का कौन सा युग्म सही है? जवान, इसको हम कई बार पढ़ाए हैं, समझ गए ना? मेरे जवान से वर्ल्ड हिस्ट्री कभी गलत नहीं हो सकता है। अब यहां देखिए, काला, लाल और सुनहला तिरंगा किसका प्रतीक है? 1848 उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा। चला, सही है। उगते सूरज का किरण क्या है? एक नए युग का सूत्रपात, यह भी सही है। देखो, बलूत पतियों का मुकुट क्या है? बहादुरी का प्रतीक, यह भी सही है। और इसका उपरयुक्त में से एक से अधिक, इसका सही आंसर डी होगा। इसका सही आंसर डी होगा। आ जाओ यहां पर। अब हम देखते हैं कि रूस में नई आर्थिक नीति लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो लेनिन को जाता है। लेनिन ने नई आर्थिक नीति कब लागू किया था? तो 1921 ईस्वी में। रूसी क्रांति का नायक कौन था? तो लेनिन था। आधुनिक रूस का निर्माता किसको माना गया? स्टालिन को। केरेंस्की कौन था? तो रूस का प्रधानमंत्री था। कौन था? रूस का प्रधानमंत्री। इस प्रकार हम कह सकते हैं 1917 ईस्वी में रूस की धरती पर जो क्रांति हुई इसे हम रूसी क्रांति के नाम जानते हैं और इसे हम बोल्शेविक क्रांति के नाम जानते हैं। रूस के शासक को जार कहा जाता था। इस प्रकार 1917 की रूसी क्रांति रूस के शासक जार निकोलस द्वितीय के शासन काल में हुई थी। अब यहां पर देखो क्या हो जाता है, लेनिन, आधुनिक रूस का लेनिन, किसको, इसको क्या कहा गया? आधुनिक रूस का निर्माता। लेनिन को आधुनिक रूस का निर्माता, आधुनिक रूस का निर्माता। और यहां स्टालिन, रूसी क्रांति का नायक लेनिन था। रूसी क्रांति का नायक, रूसी क्रांति का नायक लेनिन था। तो आधुनिक रूस का निर्माता, आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन था। स्टालिन था। ये केरेंस्की कौन था? तो रूस का प्रधानमंत्री था। रूस का प्रधानमंत्री था। रूस का प्रधानमंत्री था। इस प्रकार 1917 ईस्वी में रूस की धरती पर 1917 ईस्वी में रूस की धरती पर जो क्रांति हुई थी, उसे हम रूसी क्रांति के नाम से जानते हैं। स्टार देखा, रूसी क्रांति को हम बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं।
देखो, रूसी क्रांति का नायक, रूसी क्रांति का नायक, क्रांति का नायक लेनिन था, लेनिन था। तो वहीं आधुनिक रूस का निर्माता, तो वहीं आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन था, स्टालिन था। रूस के शासक को, रूस के शासक को जार कहा जाता था, रूस के शासक को जार कहा जाता था। 1917 की रूसी क्रांति, 1917 की रूसी क्रांति, 1917 की रूसी क्रांति, रूसी क्रांति, रूस के शासक, रूस के शासक जार निकोलस, जार निकोलस द्वितीय के शासन काल में हुई थी, शासन काल में हुई थी, शासन काल में हुई थी। यार देख, यहां पर देख चला रे, 1917 ईस्वी में रूस की धरती पर ये जो है क्या कहते हैं, ऑफर का फायदा उठाया है। ऑफर में कौन कौन क्लास लिया है तुम, जल्दी बताओ। इस ऑफर में कौन कौन क्लास लिया है, प्लीज बताओ। और किस किस टीचर का क्लास लिया है, जल्दी लिखो, नाम लिखो। 1917 ईस्वी में रूस की धरती पर जो क्रांति हुई थी उसे हम रूसी क्रांति के नाम से जानते हैं। अब देखो यहाँ पर रूसी क्रांति को हम बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं। रूसी क्रांति का नायक लेनिन था, तो वहीं आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना गया। रूस के शासक को जार कहा जाता था, और रूस के शासक को जार कहा जाता था। तो 1917 की रूसी क्रांति रूस के शासक जार निकोलस द्वितीय के शासन काल में हुई थी, आइए यहाँ पर लेनिन कौन था। लेनिन रूसी क्रांति का नायक, लेनिन कौन था, तो रूसी क्रांति का नायक लेनिन था। टीचर का नाम बताया, किस किस टीचर का बैच खरीदा है वो बताओ। किस टीचर का कौन सा बैच खरीदा है वो लिखो। देखो यहाँ पर आर्थिक नीति, लेनिन ने आर्थिक नीति कब लागू किया, 1921 ईस्वी में। स्टालिन को क्या कहा, आधुनिक रूस का निर्माता कहा गया। यहाँ देखो, हिटलर की आत्मकथा जिसमें जर्मनी के लिए उनकी राजनीतिक विचारधारा और भविष्य की योजनाओं को रेखांकित किया गया है, का शीर्षक क्या है, मीन कैंप। शीर्षक क्या है, मीन कैंप। अब देखो यहाँ पर मीन कैंप, और इसका अर्थ क्या होता है, मीन कैंप का मेरा संघर्ष, इसका अर्थ होता है मेरा संघर्ष। आइए, दास कैपिटल, इसकी रचना किस, दास कैपिटल की रचना कौन किया था, कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स जर्मनी का रहने वाला था, कार्ल मार्क्स जर्मनी का रहने वाला था, और कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल एवं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इस प्रकार कार्ल मार्क्स जर्मनी का रहने वाला था। इसने नारा दिया था, दुनिया का मजदूर एक हो। कार्ल मार्क्स अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए दास कैपिटल एवं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जैसी पुस्तक की रचना की थी। कार्ल मार्क्स की जब हम बात करते हैं तो कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा गया। देखो यहाँ पर कार्ल मार्क्स जर्मनी का रहने वाला था। इसने नारा दिया था दुनिया का मजदूर एक हो। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक
कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा गया। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल एवं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जैसी पुस्तक की रचना की थी। जो यहाँ से जाओ सुतो, जाकर सुतो, जाओ नींद आ रही है इसको, जाओ सुतो यहाँ पर, जाओ भाग। देखो यहाँ पर कार्ल मार्क्स कहाँ का, तो जर्मनी का रहने वाला था। इसने नारा दिया था क्या, दुनिया का मजदूर एक हो। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा गया। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल एवं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जैसी पुस्तक की रचना की थी। आइए, प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के व्यापार संतुलन को कैसे प्रभावित किया? निर्यात में कमी के कारण व्यापार में घाटा हुआ। इसका भारत के व्यापार संतुलन पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा। गलत है। इससे निर्यात में वृद्धि के कारण व्यापार में अधिशेष हुआ। गलत है। और इसका पूछ रहा है क्या प्रभाव? सही आंसर ए हो जाएगा। आइए, क्रांति के बाद फ्रांस में आर्थिक उन्नति का मुख्य कारण कृषि प्रगति के कारण था। तो मिश्रित फसल किसको कहा गया? जब एक साथ कई फसल की खेती की जाए। अब हम देखते हैं कि क्रांति के बाद, यानी किसकी क्रांति के बाद? फ्रांस की क्रांति। और जिस समय फ्रांस की क्रांति हुई थी उस समय फ्रांस में किस राजवंश का शासन था? बुर्बो राजवंश। और बुर्बो राजवंश का शासक कौन था? लुई 16वां। और लुई 16वां को गिलोटिन में चढ़ाया गया था 21 जनवरी 1793। इस चीज को कई बार हम बोले हैं, एग्जाम में आने के बाद फिर भी कंफ्यूजन उत्पन्न करेगा, इसलिए तुम बार बार सुन। अब देखो यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति की बात करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति का समय 14 जुलाई 1789 ईस्वी। जिस समय फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, फ्रांस में किस राजवंश का शासन था? तो बुर्बो राजवंश का शासन था। और बुर्बो राजवंश का शासक कौन था? तो लुई 16वां था। कौन था? लुई 16वां था। लुई 16वां को गिलोटिन पर कब चढ़ाया गया था? 21 जनवरी 1793 ईस्वी को। फ्रांसीसी क्रांति के समय नारा क्या दिया गया था? स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का। क्या दिया गया था? स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा दिया गया था। आइए, और इसका सही आंसर ए होगा। यहां देखिए कि द्वितीय विश्व युद्ध में दिसंबर 1941 में अमेरिका के प्रवेश का मुख्य कारण क्या था? क्या मुख्य कारण था? तो मुख्य कारण था इसका क्या? उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब हम यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? 1 सितंबर 1939 और ये युद्ध समाप्त हुआ था 2 सितंबर 1945। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या माना जाता है? कि 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया और इस आक्रमण के कारण अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ। अमेरिका द्वितीय विश्व में शामिल हुआ था 8 दिसंबर 1941 को। पर्ल हार्बर अमेरिका के नौसैनिक अड्डा होने के साथ साथ यह व्यापारिक केंद्र भी था। अब देखें द्वितीय विश्व युद्ध की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध का समय क्या माना था? 1
1 सितंबर 1939 ईस्वी। समाप्त कब हुआ था? समाप्त कब हुआ था? 2 सितंबर 2 सितंबर 1945 ईस्वी। और याद रखना है तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण 1939 ईस्वी में 1939 ईस्वी में हिटलर द्वारा पोलैंड पर हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया जाना। अब देखें यहां पर जापान 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया। अमेरिका जिसके कारण 8 दिसंबर 1941 ईस्वी को अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। ठीक है ना? अब पर्ल हार्बर अमेरिका के नौसैनिक अड्डा होने के साथ साथ अमेरिका का बंदरगाह भी था। ठीक ना? चला। अब बताओ, चला कोई दिक्कत है? तुम बोला नहीं रे, कौन कौन मास्टर का बैच लिया है? जिस मास्टर का बैच लिया है उसका नाम बोल। नाम, मास्टर का बैच और नाम बोल। हाय दुर्गेश कुमार, बादशाहों के बादशाह को शहंशाह कहते हैं। हाँ रे, अरे क्यों पढ़ते हो किसी के चक्कर में? कोई नहीं है शहंशाह के टक्कर में। बात समझ गया? हम इस बात को हमेशा याद रखना, शहंशाह के विश्वास की हत्या करना, शहंशाह की हत्या करना, ये दुनिया का सबसे आसान काम है। क्योंकि हम किसी पर तुरंत भरोसा कर लेते हैं, फिर हम विकल्प कभी जीवन में नहीं तलाश किया, हम विकल्प कभी जीवन में रखते ही नहीं हैं। लेकिन ये गर्व की बात नहीं, गलत चीज है। मेरे पास आज 5 रुपया भी है, फिर हम खर्च करेंगे, ये हम नहीं सोचते कल क्या होगा। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। बात समझिए, विकल्प नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। हमें कुछ कल क्या होगा हमको कुछ ज्ञान ही नहीं है। ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं। जो इंसान कहे ना हम नहीं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमेशा याद रखना है, विकल्प रखिए, जीवन में हमेशा रखिए। और मेरा सबसे जीवन का बहुत बड़ा मिस्टेक रहा, हम कभी विकल्प चुना नहीं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम भी वो हैं जो किसी के पीछे खड़ा नहीं होते। जहां से खड़ा होते हैं, लाइन की शुरुआत भी वहीं से होती है। इज्जतें शोहरतें उल्फतें चाहते हैं, इज्जतें शोहरतें उल्फतें चाहते हैं, ये सब दुनिया में रहता नहीं। इज्जतें शोहरतें उल्फतें चाहते हैं, ये सब दुनिया में रहता नहीं। जहां मैं था आज कोई और है, जहां मैं था आज कोई और है, कल कोई और होगा। यह भी एक दौर है तो वह भी एक दौर था। कितने आएंगे जाएंगे, शहंशाह के एक सिंहासन को हल्का सा भी कोई नहीं हिला सकता है।
किसी में इतनी ताकत नहीं है, पूरा पटना भी एक हो जाएगा फिर भी हमें हल्का सा टस नमस करेगा। दर्द ये होता है कि हम पर गोली चलाने वाले शायद कहकर गोली मारता तो उतना दर्द नहीं होता, लेकिन चुपके से मार गया, इस बात का दर्द है। देखो यहां पर हम देखते क्या हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध का समय क्या माना जाता है? 1 सितंबर 1939, 1 सितंबर 1939। और ये समाप्त कब हुआ था? 2 सितंबर 1945। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण क्या था? 1939 ईस्वी में हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। अब देखिए यहां पर जापान क्या क्या 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को, 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया, जिसके कारण 8 दिसंबर 1941 ईस्वी को अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। अब ये देखिए, पर्ल हार्बर अमेरिका के नौसैनिक अड्डा होने के साथ साथ अमेरिका का बंदरगाह भी था। आइए यहां पर अब देखिए कौन से यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिससे अमेरिका, एशिया एवं अफ्रीका का औपनिवेशीकरण प्राप्त हुआ। औपनिवेशीकरण प्राप्त हुआ। अब यहां पर हम देखेंगे कौन है, तो पुर्तगाल एवं स्पेन। पुर्तगाल एवं स्पेन याद रहेगा। और ये क्वेश्चन भी आया है बार, इसमें जो भी क्वेश्चन है इसको हम कई बार पढ़ाए हुए हैं, कई बार पढ़। अरे मैसेज नहीं डाला सहनसा का 23 से, मेरा बात नहीं मानता है। देखो बोरबोन राजवंश जिसे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान अपदस्थ कर दिया गया था, को डैश की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बहाल किया गया था, वियना संधि। और वियना संधि कब हुई थी? 23 से वियना 1800 कब हुई थी? 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में, याद रखना 1815 ईस्वी में। आइए यहाँ पर बोरबोन राजवंश कहाँ का राजवंश था? तो फ्रांस का राजवंश था। कहाँ का? फ्रांस। और इस राजवंश का कौन सा शासक था? इस राजवंश का शासक था लुई सोलामा। कौन था? लुई सोलामा। लुई सोलामा 1815 के वियना संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था यूरोप में शक्ति संतुलन बनाए रखना। शक्ति संतुलन बनाए रखना। आइए यहां देखिए, किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली थी? तो पेरिस की संधि के द्वारा। अब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का समय क्या माना जाता है? तो 1775 से 1783 से अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समय अमेरिका में ब्रिटेन के 13 उपनिवेश थे। यह 13 उपनिवेश को आज़ादी घोषणा हुई 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की जब हम बात करते हैं तो नारा दिया गया था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की जब हम बात करते हैं तो अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक जॉर्ज वाशिंगटन थे और जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका का राष्ट्रपति बनाया गया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का अंत जिस संधि के तहत हुई इसे हम पेरिस की संधि के नाम जानते हैं और ये संधि 1783 ईस्वी में हुई थी। पंकज गिरी, प्रणाम सर। पंकज गिरी साहब, आप ही नोएडा से फोन किए थे ना? आप नोएडा से आप ही ना फोन किए थे? अगर हाँ तो इसका जवाब चाहिए। आइए यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का समय 1775 से 1783 ईस्वी। 1775 से 1783 ईस्वी।
अच्छा ठीक है, 2 मिनट आपसे बात करते हैं। आप टीचर हैं स्कूल में, आप स्कूल में टीचर हैं, इस बात की हमें बहुत खुशी है। और और बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। किसी तरह का दिक्कत हो, ना दिन देखना है ना रात देखना है, कभी भी कॉल कर देना है। आप समझ गए? रही सिलेक्शन की बात, तो श्योर आपका इस साल होना है, श्योर आपका इस बार होना है। इसलिए एक बार मेरे नाम पर मुस्कुराइए आप। 23 से अरे रे था कस के। आई यहाँ पर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का समय माना जाता है 1775 से 1783। देखो यहाँ पर अमेरिका अमेरिका के मूल निवासी को क्या कहा जाता था? रेड इंडियन। क्या कहा? रेड इंडियन कहा जाता था। आप यहाँ देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समय, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अमेरिका में ब्रिटेन के अमेरिका में ब्रिटेन के 13 उपनिवेश थे। 13 उपनिवेश थे। 13 उपनिवेश को आजादी की घोषणा कब हुई थी? 13 उपनिवेश को आजादी की घोषणा 4 जुलाई 1776 ईस्वी को हुई थी। 4 जुलाई 1776 अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में नारा दिया गया था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। नायक कौन थे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के? नायक जॉर्ज वाशिंगटन। अंत अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति किस संधि के तहत हुई थी? तो पेरिस की संधि। किस संधि के तहत? पेरिस की संधि। पेरिस की संधि। और पेरिस की संधि कब हुई थी? 1783 से 1783 ईस्वी। अब यहाँ पर देखें, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं। देखिए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का समय 1775 1783 ईस्वी। अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अमेरिका में ब्रिटेन के 13 उपनिवेश थे। 13 उपनिवेश को आज़ादी की घोषणा 4 जुलाई 1776। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में नारा दिया, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। नायक कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। समाप्ति कब हुई थी? पेरिस संधि। और पेरिस संधि कब हुई? 1783 ईस्वी। ठीक ना? आप आइए यहाँ पर देखिए, कोई है, कौन सा मगध शासक वैशाली की प्रसिद्ध नृत्यांगना अम्रपाली के प्यार में पड़ गया था? और यह था अजातशत्रु। अजातशत्रु किस राजवंश का शासक था? तो अजातशत्रु हर्यक राजवंश का शासक था। हर्यक राजवंश। और अजातशत्रु को इतिहास में हम किस नाम जानते हैं? अजातशत्रु के इतिहास में हम कुनिक के नाम जानते हैं। किस नाम से? कुनिक के नाम से। और यहाँ है बिंदुसार। ये कौन था? बिंदुसार। तो मौर्य राजवंश का ये कौन था? मौर्य राजवंश का संस्थापक था। बिंदुसार को इतिहास में किस नाम जानते हैं? बिंदुसार को इतिहास में किस नाम जानते हैं? वारिसार, भद्रसार एवं सिंहसेन के नाम जानते हैं। सिंहसेन के नाम से। ये महापदम नंद है, यहाँ पर पढ़ना है महापदम नंद। ये कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक यह था। नंद वंश का संस्थापक था।
और ये किसका समकालीन था? यह सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर का समकालीन था। निम्नलिखित में से भगत का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन थे? तो यह कौन था? कौन था? एक से महापद्म नंद नहीं था, याद रखना है। महापद्म नंद को इतिहास में हम उग्रसेन सर्व छत्रांतक एवं एक राट के नाम जानते हैं। एक राट। यहाँ पर निधि मगध का कौन सा राजा सिकंदर के समकालीन थे? तो धनानंद। कौन था? धनानंद। धनानंद कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक था। नंद वंश का अंतिम शासक था। महापद्म नंद की बात करते हैं। महापद्म नंद कलिंग पर अधिकार करके महापद्म नंद कलिंग पर अधिकार करके कृषि की सिंचाई हेतु नहर का निर्माण कराया था। इस प्रकार महापद्म नंद प्राचीन भारत का पहला शासक था जो कृषि की सिंचाई हेतु नहर का निर्माण कराया था। से यहाँ देखें कि इनमें से कौन से कथन मेगास्थनीज की इंडिका के बारे में असत्य है? असत्य पूछ रहा है। अब देखो, यह अपने मौलिक रूप से उपलब्ध है। गलत है, मौलिक रूप से उपलब्ध नहीं है। यह मौर्य काल के शहर और सेना प्रशासन के बारे में एक विस्तृत लेखा जोखा देता है। यह सही है। इसने मौर्य समाज को 7 श्रेणियों में बांटा था। यह भी सही है। भारत में यह मौर्य काल में गुलामी के प्रचलन और सूदखोरी की साक्षी है। यह भी गलत है। तो कौन सा है? असत्य है। तो 1 और 4 किसी में है? तो इसमें यह है। इस सही आंसर बी हो जाएगा। अब आइए, ये यहाँ पर मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज कौन था? सातवाहन। मौर्यों के बाद सातवाहन लोग दक्कन के सबसे महत्वपूर्ण शक्ति थे। सातवाहन लोगों ने अपने जीवन की शुरुआत मौर्य शासक का स्थानीय आधिकारिक रूप में प्रारंभ किया था। सातवाहनों का समाज मातृसत्तात्मक थे। सातवाहन लोगों का मूल निवास स्थान महाराष्ट्र था। देखो यहाँ पर मौर्य के बाद, यहाँ देखें मौर्य के बाद सातवाहन लोग, मौर्य के बाद सातवाहन लोग दक्कन के सबसे महत्वपूर्ण शक्ति थे। देखिए यहाँ पर सातवाहनों का समाज मातृसत्तात्मक थे। सातवाहनों का समाज मातृसत्तात्मक थे। सातवाहनों का मूल निवास स्थान महाराष्ट्र था। चोल की बात करते हैं तो चोलों का शासनकाल स्थानीय चोलों का शासनकाल स्थानीय स्वशासन
एवं नौसेना के लिए प्रसिद्ध था, प्रसिद्ध था। अब देखो पल्लव लोग कहाँ शासन करते थे? तो पल्लव लोग आंध्र प्रदेश के, आंध्र प्रदेश के दक्षिण में, दक्षिण में शासन करते थे, शासन करते थे। अब देखो मौर्य के बाद सातवाहन लोग दक्कन के सबसे महत्वपूर्ण शक्ति थे। सातवाहनों का समाज मातृ सतात्मक थे। सातवाहनों का मूल निवास स्थान महाराष्ट्र था। चोलों का शासन काल स्थानीय स्वशासन एवं नौसेना के लिए प्रसिद्ध था। पल्लव लोग क्या था? तो लोग आंध्र प्रदेश के दक्षिण में शासन करते थे। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कि इनमें से कौन सा एक शिलालेख लौह स्तंभ पर, मेहरौली और ये कहाँ है? दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में। इस पर चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम, इस पर चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम चंद्र मिलता है, चंद्र मिलता है, चंद्र मिलता है। इलाहाबाद प्रशस्ति की बात करते हैं, इलाहाबाद प्रशस्ति याद रखना है, इलाहाबाद प्रशस्ति की बात करते हैं। समुद्रगुप्त के राजकवि कौन था? समुद्रगुप्त का राजकवि हरिसेन था। राजकवि हरिसेन था। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना संस्कृत की जिस मिश्रित शैली में की थी, मिश्रित शैली में की थी, उसे चंपू शैली के नाम से जानते हैं। अब देखो यहाँ पर समुद्रगुप्त की बात करते हैं। समुद्रगुप्त का राजकवि हरिसेन था। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना संस्कृत के जिस मिश्रित शैली में की थी उसे हम चंपू शैली के नाम से जानते हैं। महरौली लौह स्तंभ कहाँ है? दिल्ली में। इस पर चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम क्या मिलता है? चंद्र मिलता है। आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है सियुकी। ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था? ह्वेनसांग हर्ष के दरबार में। किसके दरबार में? हर्ष के दरबार में आया था। ह्वेनसांग को क्या कहा गया? ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि के नाम से जानते हैं। हर्ष के दरबार में आया। कौन? ह्वेनसांग किसके दरबार में? तो हर्ष के दरबार में आया। तो ह्वेनसांग को क्या कहा गया? यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि के नाम जानते हैं। यहाँ देखें, एक संस्कृति की मान्यताओं, मूल्यों एवं प्रथाओं से संबंधित सिद्धांतों को उस संस्कृति के दृष्टिकोण से क्या कहा जाता है?
इसे कहा जाता है सांस्कृतिक सापेक्ष कहा जाता है। इनमें से कौन संस्कृत में जाम्बती कल्याणम का लेखक था? और कृष्णदेव राय ने। अल्सानी पेन्ना कौन था? कृष्णदेव राय का राजकवि था। राजकवि थे। तेनालीराम किसके दरबार में थे? कृष्णदेव राय के दरबार में। कृष्णदेव राय। तेनालीराम ने एक पुस्तक की रचना, उसका नाम क्या था? महात्मय पांडुरंग। महात्मय पांडुरंग। पांडुरंग जैसी पुस्तक की रचना की थी। निम्नलिखित में से किन्होंने संन्यास नहीं लिया था? और कौन नहीं लिया था? तो वल्लभाचार्य एवं गुरु नानक ने नहीं लिया था। नहीं लिया था, याद रखना है। और ये नानक की जब बात करते हैं तो नानक किससे प्रभावित थे? सूफी संत। नानक सूफी संत बाबा फरीद से काफी प्रभावित थे। आइए, चैतन्य का वास्तविक नाम क्या था? का वास्तविक नाम निमई पंडित था। वल्लभाचार्य की जब हम बात, इसकी सुधा द्वैतवाद की स्थापना की। शिवाजी किसके साथ मिलकर कर्नाटक प्रदेश के बीजापुर के कुछ भागों को अपने अधीन करने गए थे? और इस किसके साथ? गोलकुंडा के कुतुब शाही के साथ। किसके साथ गए थे? तो गोलकुंडा के कुतुब शाही के साथ। और शिवाजी की बात करते हैं, शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के राज से 1644 ईस्वी में तोरण नामक किला जीता था। शिवाजी सर्वप्रथम 1644 ईस्वी में बीजापुर राज्य से तोरण नामक किला जीता था। लॉर्ड वेलेजली ने पेशवाओं के साथ कौन सी सहायक संधि की थी? बेसिन की संधि। कब हुआ था? 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 22 जून 1665 ईस्वी को। इसको शिवाजी एवं जय सिंह के बीच। और इस संधि के तहत शिवाजी अपने राज का 23 किला किसको दिया था? तो औरंगजेब को दिया था। अर्जुन की संधि कब हुई थी? 1803 ईस्वी में। इसके साथ? दौलत राव सिंधिया एवं अंग्रेजों के बीच। आइए, लॉर्ड वेलेजली का शासनकाल सहायक संधि के लिए प्रसिद्ध था। औरंगजेब के शासन काल का इतिहास सम्राट के विरोध के कारण पूर्णतः गोपनीयता में लिखा गया था। इस ऐतिहासिक क्या नाम था? खफी खां की रचना मुंतखब उल लवाफ। सही आंसर ए। आइए यहाँ पर
अकबर के सैन्य अभियानों का कालक्रम क्या है? मालवा का विजय कब हुआ था? 1561 ईस्वी। कश्मीर का विजय 1586 ईस्वी। सिंध का विजय 1591 ईस्वी। गुजरात का 1572 ईस्वी। 1576 ईस्वी। अलीगढ़ असीरगढ़ 1601 ईस्वी। अब इसको मिलाकर दिखाओ, इसको मिलाइए, इसको तेजी से। सी आंसर दिया हुआ है। मालवा विजय 1561, कश्मीर 1586, सिंध विजय 1591 91, गुजरात 1572, हल्दी घाटी 1576, असीरगढ़ 1601। सी। देखिए, जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय किस राजवंश का शासन था जो बाबर से पराजित हो गया? तो लोधी वंश। लोधी वंश। और गुलाम वंश की जब हम बात करते हैं तो गुलाम वंश 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी। खिलजी वंश 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी। और लोधी वंश का 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी। आइए, देखो, प्लेटफॉर्म की सरजमी पर एक पीजीटी का बैच लाया गया है और ये बैच प्रारंभ 15 अगस्त से इंट्रो हो गया है। फिर इसकी शुरुआत हम 18 अगस्त से करने जा रहे हैं और इसमें सब्जेक्टिव पढ़ाया जाएगा और काफ़ी कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया जाएगा। और पढ़ाने के बाद प्रत्येक चैप्टर पर टेस्ट लिया जाएगा। कोई क्वेश्चन जानता हुआ आपसे गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ उस पर डिस्कस भी किया जाएगा। क्योंकि गहराई से पढ़ाया जाता है, इसलिए इसका नाम है पीजीटी। इस विषय के सब्जेक्ट के बारे में जानकारी लेने के लिए आप बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर हिस्ट्री फिर पीजीटी लिखेंगे तो ये बैच आ जाएगा। अगर आप ये बैच लेना चाहते हैं तो उस पर सेशन 5 लिखा हुआ होना चाहिए। इसका मतलब है आप नया बैच ले रहे हैं। साथ में मेरा कोई भी बैच लेते हैं तो उस पर मेरा फोटो देखिए, उस पर मेरा फोटो है कि नहीं यह देखिए, नीचे नाम देखिए, उसके बाद ये बैच लीजिए। अभी इस बैच पर ऑफर चल रहा है। अगर इस बैच का मेरे ख्याल से 999 रेट है तो अभी यह 50% कम में मिल जाएगा आपको। 50% कम में ये बैच मिल जाएगा। तो आप बताइए, 500-550 रुपया में पूरा पीजीटी पढ़ जाएंगे तो इससे बेहतर वक्त क्या मिलेगा? पीजीटी का विद्यार्थी भी इस बैच को लेगा। पीजीटी इसलिए रखा गया है कि क्योंकि काफी गहराई से पढ़ाया जाता है, इसका नाम रख इसलिए पीजीटी रखा गया है। टीजीटी का भी विद्यार्थी इस बैच को लेकर अपने चेहरे की मुस्कुराहट को वापस ला सकता है। तो हम ये बैच रात की भर की बात है, ये ऑफर में चल रहा है। हम तो इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको लाभ मिल जाए। फिर ऑफर समाप्त होने के बाद 1 रुपया नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये बैच मेरा है तो इसके बारे में जानकारी हम आपको देते हैं, ये नहीं कहते हैं आप इस बैच को लें। ये बैच और कोई पढ़ा रहा हो तीनों त्रिलोक में, अगर हमसे बेटर कोई पढ़ा रहा है तो आप वहीं जाकर पढ़िए। समझिए बात को। यहाँ आइए, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसके लिए करवाया था? मुमताज के लिए करवाया था। किसके लिए? मुमताज। ताजमहल का निर्माण कब किया गया था? 1631 ईस्वी में इसका नींव रखा गया, जो 1653 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। और इसको निर्माण में कुल कितना लगा था? तो 22 वर्ष लगा था। कितना? 22 वर्ष लगा था। आइए, मुमताज की बात करें। मुमताज का वास्तविक नाम क्या? अर्जुमन बानो बेगम। मुमताज का वास्तविक नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। बानो बेगम। ताजमहल की रूपरेखा, ताजमहल बनाने वाला मुख्य कलाकार कौन था? मुख्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल की रूपरेखा कौन तैयार किया था? उस्ताद ईसा खां। उस्ताद ईसा खां।
उस्ताद ईसा खां। आइए, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह थी हुगली में। हुगली में कब वह थी? हुगली में कब? तो 1651 ईस्वी में। फिर कहाँ? तो बांदेल में। कब? तो 16वीं शताब्दी में। कब? 16वीं शताब्दी। तो दोनों होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाता उपर्युक्त में से एक से अधिक। चिंसुरा में कौन? तो 1653 ईस्वी में। किसने फैक्ट्री स्थापित की थी? डच। कौन किया था? डच ने किया था। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली था। अवध को 1856 ईस्वी में, अवध को 1856 ईस्वी में कुशासन के आधार पर, कुशासन के आधार पर, अंग्रेजी राज मिलाया गया। अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया। आइए, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु के नेतृत्व में सिख राजनीतिक और सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुए थे? गुरु हरगोविंद। यह सिखों के कैमे गुरु थे? छठे गुरु थे। छठे गुरु थे। और गुरु हरगोविंद का संघर्ष किसके साथ हुआ था? शाहजहां के साथ। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह के साथ शाहजहां का संघर्ष हुआ था। आइए यहाँ पर, गुरु तेज नहीं, तेग बहादुर सिंह सिखों के कैमे गुरु थे? 93 गुरु थे। और औरंगजेब ने इन्हें कठोर, औरंगजेब इन्हें कठोर यातना देकर मरवा दिया, क्योंकि इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया था। क्योंकि इसने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया था, कबूल नहीं किया। जय। गुरु नानक कौन थे? सिखों के पहले गुरु। सिखों के पहले गुरु, पहले गुरु। आइए, 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने थे? बीडी सावरकर ने दिया था। बाल गंगाधर तिलक की बात करते 1893 ईस्वी में, महाराष्ट्र। कौन सी? गणेश महोत्सव। गणेश महोत्सव प्रारंभ किया था। भगत सिंह 1926 ईस्वी में नौजवान सभा का गठन किया था। नौजवान सभा का गठन किया था। स्वामी दयानंद ने क्या कहा था? मूर्ति पूजा, विधि विधान और पुजारी प्रथा का विरोध किया था। स्वामी दयानंद का वास्तविक नाम क्या था? मूल शंकर। हाँ, हेलो, बोलिए। अब यहाँ पर ये स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था। गुरु का नाम क्या था? बिरजानंद स्वामी। यह कहाँ के रहने वाले थे? मथुरा के रहने वाले थे। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने गुरु से वेद की शिक्षा प्राप्त की थी। और इसका सही आंसर क्या होगा? दो। दो में सिर्फ कौन होगा? ई वाला दो होगा। ई वाला दो होगा, है ई वाला दो। हम दो में ये मार दिए, नहीं, ये दो में ये दो। समझ गया? आजा। देखो, किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहायता करना है। और ये किसने कहा था? तो कौन कहा था भारत सहायता करना है? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। डफरिन क्या कहा था? कांग्रेस, कांग्रेस अल्पमत का प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधित्व करता है। जॉर्ज हैमिल्टन चिकित्सक,
चिकित्सक था। दादा भाई नेहरू के बारे में कौन से कथन असत्य है? कौन से कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर सी होगा। कौन कौन? तो देखो यहाँ पर उनका मानना था कि कांग्रेस को समाज सुधार पर प्रश्न लोगों के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। फिर यहाँ पर उन्होंने अंग्रेजों की अच्छी भावना और उचित न्याय पर भरोसा था। अपनी मांगों की पूर्ति हेतु उनका संवैधानिक तरीकों में विश्वास था। उन्होंने किसी भी मौके पर किसी भी विषय में भारत में ब्रिटिश शासन को अभिशाप नहीं माना। वह ब्रिटिश सुधारों के बहिष्कार की अपेक्षा उन्हें लागू किए जाने के पक्ष में थे। और यहाँ पर क्या असत्य पूछ रहा है? तो कौन कौन है? तो 2 और 4, और 2 और 4 किस में है? तो सी इसका आंसर हो। आइए, अब इंडियन सोशलोजिस्ट की कौन था? प्रकाशित श्याम जी किस पर? वंदे मातरम किसने किया था? वंदे मातरम। आइए यहाँ पर पहला पहला का मारिएगा सी। पहला का हम देखेंगे सी, और दूसर का डी, तेसर का ए, और चौथा का बी, और ये पांचवा का ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्र शब्द से प्रभावित है, और ये राष्ट्र शब्द से प्रभावित है कौन? तो बी, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रक्रिया से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन में, संस्कृत कॉलेज के भवन में, कॉलेज के भवन में। इल्बर्ट बिल के बारे में कौन से कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। कौन से कथन सत्य नहीं है? आप यहाँ पर देखिए, ये बिल भारत में रह रहे ब्रिटिश नागरिकों के अत्यधिक विरोध के बावजूद बिना किसी सुधार के पारित हुए। बिल्कुल गलत है। भारतीयों ने बिल के समर्थन में किसी प्रकार प्रचार नहीं किया, यह भी गलत है। मूल बिल के अनुसार भारतीय जज यूरोपियनों की भी सुनवाई कर सकते थे, यह सही है। इल्बर्ट बिल विवाद के कारण भारतीय राष्ट्रवाद को संगठित रूप प्राप्त हुआ, यह भी सही है। तो यहाँ पूछा कौन नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये। इल्बर्ट बिल कब पेश किया गया था? पेश कब किया गया था? पेश 1883 ईस्वी में। किसके समय में पेश किया गया था? लॉर्ड रिपन के समय में। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन। इल्बर्ट बिल था क्या? देखो यहाँ पर इल्बर्ट बिल, इल्बर्ट बिल क्या था? यह बिल के याद रखना, यूरोपियन या भारतीय, अब भारतीय न्यायाधीश, भारतीय न्यायाधीश यूरोपियनों के मामले में, यूरोपियनों के मामले में सुनवाई कर सकते थे, सुनवाई कर सकते थे। इल्बर्ट बिल पेश किया गया 1883 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में। यह क्या था? इसके तहत यह व्यवस्था की गई, भारतीय जज यानी भारतीय न्यायाधीश अब यूरोपियन के मामले में भी सुनवाई कर सकते थे। इस बिल का यूरोपियनों ने विरोध किया और इसे ही कहा गया श्वेत विद्रोह। इसे कहा गया श्वेत विद्रोह, याद रखना है, श्वेत विद्रोह। यहां देखना है, आजादी के बाद बिहार में पुरातात्विक गतिविधियों संबंध तथ्य सुनिए। 1949 पटना विश्वविद्यालय भारत और पुरातत्व विभाग खोला गया।
डॉक्टर एस हलकेतर ने 1950 में वैशाली और 1951 में कुम्हार का उत्खनन किया। 1962 में राज्य में पुरातत्व निदेशालय की स्थापना हुई। 1970 में पटना विश्वविद्यालय ने प्रसिद्ध बौद्ध नगर चंपा भागल उत्खनन किया। यहाँ 500 ईसा पूर्व की गजदंत निर्मित एक नारी की मूर्ति। और बौद्ध गया में निरंजना नदी पार जापानी दल ने उत्खनन किया और 3री सदी ईसा पूर्व के बकरौत गांव में स्थित बौद्ध मठ का पता लगाया। पालकानी अभिलेख सुराग गुण पाया। इसका सही आंसर हो जाता ए। आइए यहाँ पर देखिए, बौद्ध तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। इसमें किए गए कार्य क्या थे? इसमें कार्य क्या थे? अब यहाँ देखना है, कुछ कठोर नियम बनाए गए, अभिधम पीठक का संकलन हुआ, ये सही है। बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान और महायान संप्रदायों में बट गया, ये गलत है। बौद्ध धर्म 2 पृथ्वी और महासंधि में बट गया, यह भी गलत है। तो पूछ क्या रहा है, कौन से कार्य हुए थे? इसका सही आंसर ए होगा। याद रखना है, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। कहाँ? पाटलिपुत्र में। शासक कौन था? अशोक था। अध्यक्षता कौन किया था? तो मोगली पुत्र तिस। मोगली पुत्र तिस ने किया था। मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिग्राम को सुरक्षित तथा किलों से सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र और वैशाली के बज्जी, वैशाली के बज्जी। अजातशत्रु की जब हम बात करते हैं, अजातशत्रु वैशाली के बज्जी राज पर आक्रमण के समय महाशीलकंटक, महाशीलकंटक एवं रथ मूसल जैसे हथियार का प्रयोग किया था। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का क्या है? हर्यक राजवंश, शिशुनाग राजवंश। और हर्यक राजवंश, शिशुनाग राजवंश, नंद वंश, मौर्य वंश, कनौज वंश, शुंग वंश। मगध की धरती पर शासन करने वाले राजवंश कौन कौन थे? हर्यक राजवंश, हर्यक राजवंश। फिर कौन था? शिशु नाग वंश। उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद शुंग वंश, शुंग वंश, उसके बाद कनौ वंश। तो कौन था? हर्यक राज, शिशुनाग, नंद वंश, मौर्य, कनौ वंश। उनमें से कोई नहीं। सबसे लास्ट में कनौ वंश है। हम्म ये गलती। क्यों गलती? ये रुक। हर्यक राजवंश, शिशुनाग राजवंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग, कनौ। सी। इसका सही आंसर सी देगा। सी मिला लो। हम्म हम्म किसने कहा कि कुंवर सिंह ने अपने को आरा क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया था? सैमुएल्स। बोल। बाबू वीर कुंवर सिंह ली ग्रांट को कब पराजित किया था? ली ग्रांट पराजित किया था 23 अप्रैल, 23 अप्रैल 1858। इसलिए प्रत्येक बार बिहार में 23 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विजय दिवस। विजय दिवस। मृत्यु कब हुई थी? 26 अप्रैल 1858 ईस्वी।
यहाँ तक के सफर में बताना है क्या होगा, क्या दिक्कत है जवान को।